हेलो एवरीवन, मैं अभिषेक आप सबका एवाई क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज 6 दिसंबर है और आज के ही दिन 1956 में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का देहांत हो गया था। आज के दिन हम समझेंगे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के महान व्यक्तित्व और सोसाइटी के प्रति उनका डिवोशन। सोसाइटी के प्रति उनका डिवोशन समझने के पहले हमें उस समय की इंडियन सोसाइटी को समझना होगा और ये समझने के लिए हमें 2 मिनट का इंट्रोडक्शन समझना जरूरी है, अदरवाइज हम उनके व्यक्तित्व के बारे में पूरी तरह से समझ नहीं पाएंगे। तो दोस्तों, इंडियन सोसाइटी को समझने के लिए हमें एंशिएंट इंडिया को समझना जरूरी है। एंशिएंट इंडिया 5th-6th BC के दौरान आर्यंस का इन्वेजन हुआ। आर्यंस के इन्वेजन के साथ इंडियन सोसाइटी जो 4 वर्णों में डिवाइडेड थी उसका मिस यूज होना शुरू हो गया। आर्यंस ने केवल हायर रेसेस को सपोर्ट किया जो कि ब्राह्मण और ठाकुर थे, और इसके चलते उन्होंने लोअर रेसेस, बैकवर्ड जो पिछड़े होते थे, जो दलित होते थे, उनका मिस यूज करना शुरू कर दिया। मिस यूज के साथ साथ उनका एजुकेशन राइट छीन लिया। विमेन की स्टेटस तो बद से बदतर होना शुरू हो गई। 12th सेंचुरी BC की आप अगर जिक्र करेंगे तो वहां गार्गी और मैत्री के बारे में आपको जानने को मिलेगा, जो कि मोस्ट रेनाउड विमेन थी, मोस्ट एजुकेटेड विमेन थी इंडियन सोसाइटी की। पर अब विमेन की कंडीशन घटना शुरू हो गई, स्टेटस घटना शुरू हो गई। उनको एक मटेरियल के तौर पे देखा जाने लगा। उनके एजुकेशन राइट को छीन लिया गया और जो दलित होते थे, जो पिछड़े होते थे, उनको काम तो करना ही पड़ता था, उसके साथ साथ दुनिया भर की प्रताड़ना भी झेलना पड़ती थी। जैसे एक बैल खेत में काम तो करती ही करता है, ऊपर से मार भी खाता है, उसी प्रकार से इंडियन सोसाइटी में दलित और पिछड़ों का स्टेटस होता चला गया। अब लोग एम्पायर्स बिल्ड करने में लग गए, राइज ऑफ एम्पायर। तो एम्पायर बिल्ड करने के साथ साथ क्या हुआ, साम्राज्यवाद की ओर बढ़ते हुए लोगों ने इनकी स्थिति पे ध्यान नहीं दिया, इनका शोषण और होने लगा। मुस्लिम्स इन्वेजन के बाद भी इनका शोषण कम नहीं हुआ, बढ़ता गया। इवन सती प्रथा, चाइल्ड मैरिज जैसी भी समस्याएं सामने आने लगी, क्योंकि लोगों के मन में डर आने लगा। एजुकेशन सिस्टम दलितों के प्रति खराब होने लगा, पिछड़ों के प्रति खराब होने लगा। ये केवल एक बंधुआ मजदूर, स्लेव की तरह ट्रीट किए जाते थे और उन्हें अपना प्रोफेशन चुनने का अधिकार नहीं था। अब एक महान व्यक्तित्व का जन्म होता है, बी आर अम्बेडकर साहब, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। हमारे आपके पास जितनी डिग्री छोड़िए, हमारे आपकी जितनी उम्र नहीं होगी उससे ज्यादा उनके पास डिग्रियां होंगी। हमारे आपके दादा की भी जितनी उम्र नहीं होगी उससे ज्यादा उनके पास डिग्रियां थी। ये भी बोले तो अतिशयोक्ति नहीं होगा। बी आर अम्बेडकर बचपन में इन्हें स्कूल जाने का कोई शौक नहीं था, क्योंकि इन्हें स्कूल से निकाल दिया जाता था। इनके पिताजी क्योंकि सूबेदार थे, तो उन्होंने सोर्स लगा के इन्हें स्कूल में एडमिशन तो दिला दिया, क्योंकि दलितों का एडमिशन उस समय होता नहीं था स्कूलों में। उन्होंने इनका एडमिशन करा दिया। अब एडमिशन तो हो गया, लेकिन वहां के अध्यापक और वहां के बच्चे तो चलिए छोटे थे, उनको जो सिखाया जाता था वो वैसे ही करते थे, लेकिन वहां के जो अध्यापक थे, जो सोशल प्रैक्टिसेस चल रही थी, उसका शिकार अंबेडकर साहब को होना पड़ा। अंबेडकर साहब को चेयर में बैठने की परमिशन नहीं थी। डेली ही वॉज फोर्स्ड टू सिट ऑन द फ्लोर। अब जमीन पे बैठ के वो पढ़ना शुरू कर दिया। अपने पिताजी के पास गए, उन्होंने शिकायत लेके, पिताजी कहे कुछ भी हो जाना है स्कूल बस। और ये ऐसा व्यक्तित्व था जो रोज स्कूल जाता था, बढ़िया बोरा बिछाए बैठ जाए। हम आपको कोई कुछ कह दे तो छोड़िए, अगर आप यूपी के हैं तो मारेंगे अलग से टीचर को, लेकिन ये रोज जाके बोरा बिछा के बैठ जाते थे। हो सकता है बोरा भी ना मिलता हो, जमीन पे ही बैठते हो, लेकिन बैठने की ललक थी, सीखने की ललक थी। सीखते सीखते ये बड़े हुए। फिर राजा बड़ौदा ने देखा कि ये तो बहुत होनहार बच्चा है,
उन्होंने इनको स्कॉलरशिप दिया और उसी स्कॉलरशिप से ये विदेश गए। कुछ लोगों के मन में आता है कि ये दलित थे, पिछड़े थे, शोषित थे, तो विदेश कैसे गए? वो अपने से नहीं जा पाए थे, इनके पास इतना पैसा ही नहीं था। राजा बड़ौदा ने उनको स्कॉलरशिप दिया, जब तक ये पढ़ेगा इसको राज्य की पूंजी में से कुछ पैसा दिया जाएगा। अब ये गए बाहर पढ़ने, पीएचडी किया इन्होंने, बैरिस्टर की डिग्री लिया इन्होंने, और जब भारत वापस, अब राजा बड़ौदा के ऑफिस से इन्हें एक खत आता है कि आपकी स्कॉलरशिप का अवधि पूरा हो गया है, अब आपके सेवा का समय शुरू होता है। तो ये वापस आते हैं बड़ौदा राज्य में नौकरी करने के लिए। बड़ौदा राज्य में नौकरी करने के दौरान इनके साथ वैसा ही ट्रीटमेंट किया जाने लगा जैसा कि इनके शिक्षा के दौरान किया जाता था। लेकिन ये आदमी अपने देश, अपने मातृभूमि के प्रति इतना समर्पित था कि ये अपना काम करता गया। गिलास में पानी पीने का अधिकार नहीं था। कुछ जगह तो इन्होंने देखा कि गिलास में पानी पीना और कुएं में पानी निकालना तो दूर, दलित की परछाई भी कहीं पड़ जाए तो उसको पीट डालते थे, काट डालते थे, और पीटते भी हाथ से नहीं थे, लाठी लोहा से थे, समझे। फिर इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा भाई ऐसे तो नहीं चलेगा, ऐसे तो नहीं चलेगा। धीरे धीरे जब फ्रीडम स्ट्रगल शुरू हुआ, इन्होंने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में 1931 में दलित के प्रति सेपरेट, दलित के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड की। लेकिन सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड इनकी फुलफिल नहीं की गई। यह भी आपके लिए जानना जरूरी है क्यों। सेपरेट इलेक्टोरेट, तो सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड फर्स्ट टाइम 1906 में की गई। 1906 में मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन हुआ ढाका बांग्लादेश में, और 1907 से ही इसकी डिमांड बहुत ज्यादा हो गई। और 1909 में इंडियन काउंसिल एक्ट, जिसको कि मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स के तौर पे भी जाना जाता है, उसमें इनकी डिमांड को फुलफिल किया गया। अब सेपरेट इलेक्टोरेट इतनी खतरनाक चीज थी, गांधी जी ने इसको भांप लिया, क्योंकि सेपरेट इलेक्टोरेट के तहत उनको अपने स्वतंत्र मुस्लिम शासक को चुनने का अधिकार था। उनका इलेक्शन सिस्टम अलग था। तो ये कहीं ना कहीं डिवीजन की नींव रख दी गई थी 1909 में ही। और इसीलिए मार्ले मिंटो को हम फादर ऑफ कम्युनल इंडिया भी कहते हैं, कम्युनल सिस्टम इन इंडिया। अब बी आर अम्बेडकर ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में 1931 में सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड की। लेकिन गांधी जी क्योंकि जान चुके थे कि बहुत खतरनाक चीज है ये भारत को फिर से बांटेगी, क्योंकि 1930 में पाकिस्तान की डिमांड रख दी गई थी जिन्ना के द्वारा, मुस्लिम लीग के लीडर थे। अब मुस्लिम लीग के द्वारा 1930 में क्योंकि पाकिस्तान की डिमांड उठ चुकी थी, तो गांधी जी को यह लगा कि अगर जो दलित हैं इनको सेपरेट इलेक्टोरेट मिल गया तो ये लोग एक अलग अपना दलितिस्तान मांगेंगे, और इस प्रकार बाल्कनाइजेशन इन इंडिया हो जाएगा। बाल्कनाइजेशन ऑफ इंडिया का कॉन्सेप्ट उभर के आएगा। बाल्कन राज्यों के बारे में अगर आप पढ़ें तो गांधी जी ने इसकी परमिशन नहीं दी, इंडियन कांग्रेस ने इसकी परमिशन नहीं दी। अब गांधी जी आमरण अनशन पे बैठ गए। गांधी जी ने कहा कि अगर आपको दलित के उदय की बात करना है, दलित का शोषण हुआ है ये हम मानते हैं, लेकिन अगर इनके उदय की बात करना है तो आप रिजर्वेशन ले लो। तो पहले तो बी आर अम्बेडकर साहब नहीं माने, फिर गांधी जी आमरण अनशन पे बैठे। गांधी जी फास्ट अनटू डेथ पे बैठ गए। फिर अम्बेडकर साहब ने अपने 2000 साल पुरानी पीड़ा को भूल के ये सोचा कि एक महान व्यक्तित्व का पतन हो जाएगा, रिजर्वेशन मान लो, अदरवाइज गांधी जी मर जाएंगे, और एक महान व्यक्ति के मृत्यु का पाप मैं अपने सर में क्यों लूं। फिर अम्बेडकर साहब ने पूना पैक्ट साइन किया, जिसके तहत दलितों को रिजर्वेशन मिलना शुरू हुआ। अब ये इतना आसान नहीं है जितना आसान हम बोल रहे हैं और आप समझ रहे हैं। दलितों को रिजर्वेशन मिलना शुरू हुआ ये तो ठीक है, लेकिन 2000 साल पुरानी पीड़ा
खुद पे गुजरी व्यथा को भूलना आसान नहीं था। अभी कोई आपको एक गाली दे देना, सर कहेंगे आईएएस बन जाए, बताते हैं साले को, उठा लेंगे। लेकिन ये 2000 साल पुरानी पीढ़ा को भूल के इस आदमी ने गांधी जी की बात को माना और पूना पैक्ट साइन किया। इसके साथ साथ अंबेडकर साहब ने खुद पे गुजरी व्यथा को भी भूला और बाल्कनाइजेशन ऑफ इंडिया को नहीं होने दिया। हम जितना भी कहें अंबेडकर महान है, महान थे, महान हैं, महान रहेंगे, उनके जैसा कोई और ना पैदा हुआ है ना पैदा होगा। उनके द्वारा एक किताब है बुद्धा एंड इट्स धम्मा, क्योंकि अपने लास्ट स्टेज में उन्होंने हिंदू धर्म को छोड़ के बुद्ध धर्म को अपनाया था। गांधी जी से भिन्नता रखते हुए उन्होंने कभी रोना नहीं रोया। उन्होंने हिंदू धर्म छोड़ के बुद्ध धर्म अपना लिया। और गांधी जी से इनकी भिन्नता आप बीबीसी इंडिया के एक वीडियो है, उसमें कई सोर्सेस दिए हैं कि कैसे गांधी और अंबेडकर भिन्न थे। अंबेडकर साहब कहते हैं कि 1952 में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अंबेडकर साहब कहते हैं कि गांधी जी को वेस्ट क्यों इतना तवज्जो देता है ये मुझे समझ में नहीं आता। ये बस एक मामूली फ्रीडम फाइटर की तरह ही है। लेकिन गांधी जी के हत्या का पाप फिर भी उन्होंने नहीं लिया। सोचिए, भिन्न हो के भी अभिन्न थे वो। ये आइडियोलॉजी थी उनकी, भिन्न हो के भी अभिन्न थे वो। मतभेद तो था लेकिन मनभेद नहीं था। हम लोग क्या है, मतभेद नहीं मनभेद होता है। अरे बहुत परेशान किया है उन्होंने हमको। लोग मिलते हैं जो ये कहते हैं कि हमारे चाचा कह रहे थे जो दलित है उनके कान में पीतल घुसेड़ देते थे ठाकुर ब्राह्मण। देखे थे? नहीं देखे थे ना। तो जो सोर्सेज मेंशन है केवल वही मानिए आप। ऐसा भी नहीं है कि कान में पीतल घुसेड़ देते थे, ऐसा कुछ नहीं है। जो सोर्सेज मेंशन है, जो प्रूफ एविडेंस हमें पता है, जो जनाधार मानती है, वो आप और हमें मानना चाहिए। इस बात को याद करते हुए हम बी.आर. अम्बेडकर को फिर से एक बार नमन करेंगे और ऐसे महापुरुष हमारे देश में बार बार जन्म लें इसकी कामना करेंगे। बी.आर. अम्बेडकर को एक वीडियो के माध्यम से बताना मुमकिन नहीं है। वो इतने महान आदमी थे कि एक वीडियो के द्वारा उनको बताया जाना संभव नहीं है। आप बी.आर. अम्बेडकर के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री मूवी है, यूट्यूब पे पड़ी है, आप उसको देखिए। सर्च करेंगे डॉक्यूमेंट्री ऑन बी.आर. अम्बेडकर साहब, उसको देखिए, आप खुद समझेंगे कि वो आदमी कितना महान था। और आज उनके डेथ एनिवर्सरी पे हम फिर से उनको नमन करते हैं और ये कामना करते हैं कि ऐसे महापुरुष हमारे देश में जन्म लेते रहें। किसी भी आइडियाज पे अगर आप, मेरे द्वारा बताया गया किसी भी फैक्ट पे अगर आप सहमत नहीं हैं तो कमेंट के माध्यम से आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपका जवाब बिल्कुल दूंगा। और इसी के साथ हम आज की वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।